अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स बाकी है ना? हम्म। 421 है या 422 है? 422 पेज नंबर है 259 260 आएगा। परीक्षा के सामान्य और विशेष साधन क्या हैं? 259 का लास्ट पैरा है। बोलो पारुल। परीक्षा के सामान्य साधन तो हेतु और युक्ति है, और विशेष साधनों में प्रमाण, न्याय, निक्षेप, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत हैं। बहुत बढ़िया। सामान्य साधन तो हेतु और युक्ति, और विशेष साधन में सारे प्रमाण, न्याय, निक्षेप, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर और अल्प और बहुत। इस जानने में उपकारी क्या है? विनीता आंटी। इस जानने में अनुष्ठान, मागना आदि, व पुराण आदि, व व्रत आदि, क्रियादि का भी जानना उपकारी है। ठीक। मैंने इतना पुनस्तान, मागना, पुराण आदि यानी कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग वो सभी उपकारी हैं। इस उपदेश के निर्धार के लिए उसका क्या प्रयास रहता है? प्रीति। इस उपदेश के निर्धार के लिए वह कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप वह प्रवर्तता है। बढ़िया। कब तक सम्यक? मैंने एक लाइन और लिखी है, अर्थात हर्षपूर्वक अंतरंग प्रीति से स्वाध्याय करता है। हाँ, ये लाइन भी इसमें आएगी, रह गई। हर्ष बहुत है और अंतरंग प्रीति से, तो हर्ष पूर्वक प्रीति से उसका साधन करता है। बड़ी। कब तक सम्यक के सन्मुख रहता है? पूर्णिमा आंटी। जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो,
यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए तथा हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहता है। ठीक है, बढ़िया। भाभी ये जो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट है, इसमें पहले को सम्यक दर्शन मानेंगे, दूसरे को सम्यक ज्ञान, या दोनों सम्यक दर्शन में ही आएंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान वाली बात तो नहीं है, क्योंकि स्वरूप भाषित होना है ना, वो प्रतीति सहित। और पर्याय में अहम बुद्धि वाला भी वो सब श्रद्धान से रिलेटेड ही है। पॉइंट्स श्रद्धान से ही रिलेटेड है। स्वरूप भाषित नहीं हो रहा है ना, मतलब श्रद्धान पक्का नहीं हो रहा। हाँ, वो श्रद्धान से रिलेटेड है। हाँ, श्रद्धान से आएगा। पहला दूसरा लगभग सेम सा ही हुआ, उसको खुलासा। हाँ, सेम सा ही है, मतलब सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। और उसी का ये तो क्या पॉइंट, ये नंबर और ये सब बाद में डले हैं ना, तो उसको नंबर बना दिया, नहीं तो वो उसी का जैसा है, वो एक सा ही है। नहीं है ना? हाँ, बस इतना ही है। भाभी तो यहाँ पे तो उसको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है ना, तो चारित कैसे, मतलब हाँ, क्या हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, पर वो श्रद्धान वाली बात है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, तो जब सच्चा तत्व श्रद्धान हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, तब होगा, तो वो सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, अथवा वही श्रद्धा सही हुई, वही बात है, शब्दों का फेर है। तो कब तक ये काम करेगा कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। तो सम्यक दर्शन होने पर ही सच्चा तत्व श्रद्धान होता है, जीवादि तत्व का स्वरूप भाषित होता है, अहम बुद्धि अपने आत्मा में आती है, और हित रूप अहित रूप भाव पहचानने में आते हैं। यानी सीधे शब्दों में तो यही है ना, कब तक सम्यक के सन्मुख रहेगा, कि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगा तब तक रहेगा। सीधी सी बात वही है, लेकिन उसको खुलासा करके बोला है कि सम्यक के सन्मुख कब तक रहेगा। ऑफलाइन आने में सब लोग तैयार हैं क्या? बेला भाभी, आभा आंटी, पूर्णिमा आंटी और सुनीता आंटी तो आ जाएंगे। हाँ, मैं तो आऊंगी। आप तो जा रहे हो, आप भी क्या होगी? मैं तो 8 दिन बाद आ जाऊंगी ना। अभी 7:30 बजे से रखेंगे क्या, कि 7 बजे से नहीं, रखेंगे? 7 से ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 8 बजे से तो शांति जी का प्रवचन चालू हो जाता है ना, फिर वहां रह के तो अपन ओवर टाइम कर ही नहीं सकते। वहां यहाँ तो फिर भी अपन 2-5 मिनट ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि अभी तो मैं 2-4 दिन स्थिति में नहीं हूँ ऑफलाइन करने की, लेकिन फिर सब लोग आ रहे हो तब तो अब मैं कोशिश भी करूँ, नहीं तो फिर आभा आंटी आप आओगे? होली के बाद चालू करिए ना। फिर होली बाद ही करें, फिर पूर्णिमा आंटी भी नहीं रहेंगी अभी। हाँ, होली के बाद चालू करें। चलिए फिर ठीक है, फिर अभी मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाए किसी को। अपन ने बात की थी ना कि आज से वहां करने की है, लेकिन अभी मेरा भी थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 5 लब्धियों के स्वरूप के संदर्भ में, 261 नंबर पेज पे। और ये सम्यक दर्शन होने से पूर्व 5 लब्धियां होना, ये शास्त्र में कहा है, ये 5 लब्धियां होती ही है। तो ये अभी तक जिसकी बात चल रही थी वो भी वो लब्धियों की ही बात चल रही थी, लेकिन अभी अलग से, क्योंकि करण लब्धि का स्वरूप विशेष बताना है, तो करण लब्धि तक पहुंचने के लिए वो वापस से लब्धियों की बात करके फिर करण लब्धि का विशेष स्वरूप बताएंगे। वरना अभी भी जो बात चल रही थी सम्यक सन्मुख की जिसकी, तो उसको क्षयोपशम हुआ है, विशुद्धि हुई है, देश ना मिली है, तब तो इतना विचार चिंतन मनन ये सब कर रहा है, वो लब्धियां तो हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ दोबारा से उसको समझ लीजिए और विशेष रूप से बता रहे हैं। तो क्षयोपशम लब्धि की चर्चा अपन ने की थी, और क्षयोपशम को समझा था कि क्षयोपशम किसे कहते हैं। परिभाषा सुनाएंगे कोई? पारुल, आपने याद की क्षयोपशम की परिभाषा? नहीं? रेणु जी बोलिए। कोशिश करती हूँ। हम्म, सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, वर्तमान कालीन। सॉरी, हाँ, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, और जो भविष्य में भविष्य के सर्वघाती स्पर्धकों का
सद अवस्था रूप उपसम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ठीक है। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। ये जो देशघाती प्रकृति में जो 2 मतलब पार्ट है ना, सर्वघाती और देशघाती, इसमें दोनों आते हैं। जो देशघाती जो है, देशघाती प्रकृति का ये जो 2 उसको भागों में ना, इसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों है इसमें। देशघाती प्रकृतियों में दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती हाँ, भी और देशघाती भी। देशघाती भी। तो फिर इसमें जो मतलब आपका मैंने जो सुना था, एक ऑडियो भी सुना था वापस, तो आपने मतलब मुझे जो समझ में आया कि जो सर्वघाती प्रकृति है, देशघाती की जो सर्वघाती प्रकृति है, वो सर्वघाती नहीं प्रकृति मत आती है। बोलिए, प्रकृति मत बोलिए। देशघाती अच्छा, के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, प्रकृति तो वो देशघाती है, उसके स्पर्धक। शब्दों में बहुत है। हाँ नहीं तो शब्दों में गड़बड़ होगी तो समझने, क्योंकि आप दोनों जगह प्रकृति बोलोगे तो फिर गड़बड़ होगी समझने में। ठीक है। तो जो देशघाती स्पर्धक है, देशघाती प्रकृति के जो सर्वघाती स्पर्धक है, ऐसे बोलूं? तो सर्वघाती जो स्पर्धक है वो देशघाती में ही परिवर्तित होके आएंगे, वो सर्वघाती रूप नहीं आएंगे, बाद में भी जो आएंगे। नहीं, अभी तो वर्तमान कालीन की बात चल रही ना, वर्तमान कालीन। हाँ नहीं, जो अभी बाद जो में आने वाले भविष्यकालीन, भविष्यकालीन, भविष्यकालीन को तो अभी देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे शिवक्षम को देखा जा रहा है कि इस समय किसी कर्म का शिवक्षम है, तो इस समय क्या स्थिति बनेगी कि इस समय जो सर्वघाती स्पर्धक आने वाले थे उदय में, उनको तो कर दिया उदया भविष्य, यानी उनको देशघाती रूप कन्वर्ट करके ला रहे हैं, क्योंकि वो आने ही वाले थे, उनका टाइम आ गया था। जिनका टाइम आ जाता है उनको नहीं रोका जा सकता है। बाद वालों को तो कुछ करके मतलब पुरुषार्थ पूर्वक जो भी परिणामों के निमित्त से वो उनको कुछ हो सकता है, लेकिन जो नंबर पे आ गए हैं उनमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो देखो, अपने चक्की चलाते हैं, अपने घर में चक्की है, चलाया हुआ मैंने पहले। तो वो चक्की में वो जो गाला होता है, गाला बोलते हैं, जिसमें गेहूं डाल दिया अपन ने, तो जो गेहूं उसमें रॉड में, उसकी नली में बिल्कुल पिसने के लिए नीचे वाली जो एक नली होती है, मुझे नहीं पता जो वो वाली चक्कियां होती है उसमें कैसे, उसमें भी ऐसा ही होता होगा, हमारे तो पार्ट वाली है, वो जो कौन सी होती है नवदीप वगैरह, उसमें भी वैसा ही होता होगा ना गाला, और वो तो वो जो रॉड में आ गए, वो जो रॉड में आ गए उनमें आप मतलब उंगली डाल के नहीं निकाल सकते, नहीं उंगली कट जाएगी। ऊपर के गेहूं अपने को कम करने हैं तो अपन ऊपर से कम कर सकते हैं, मान लो अभी नहीं पीसना है, कम करना है, लेकिन जो उसमें चले गए, जो उदय वो है रॉड है, वो वर्तमान समय उदय में आ गया। वो जो उदय में मतलब वर्तमान समय जिसका उदय है, अब उसको बदल तो नहीं सकते वो, लेकिन अपने को जल्दी बंद करनी है, भी क्या करें, तो अपन ये कर सकते हैं कि उसका, अब उसमें तो शायद जाली वाली होती है, हमारे वाले में तो ऐसा है कि आपने 5 नंबर पे चला रखी तो आटा पिसेगा, और उसको 3 नंबर पे कर दिया, 4 नंबर पे कर दिया, तो वो मोटा दलिया वलिया आ जाएगा, मतलब तो उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आ गए उसमें रॉड में उसको निकाल नहीं सकते, उसको ऐसा नहीं कि वापस ले लो, वो नहीं हो सकता। तो जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं वो आ गए उस नली में, तो अब उसमें वो तो आएंगे, वर्तमान कालीन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उनका जो अनुभाग है उसको चेंज कर सकते हैं, उनको अपन रोक तो नहीं सकते अब, क्योंकि वो तो आ गए उसमें, तो उसका अनुभाग इतना कम कर देते हैं, अनुभाग देशघाती जैसा हो जाता है, तो वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। ये तो मैं समझ गई, मैं मतलब भविष्य का मतलब पूछ रही हूँ कि जो उदय अपने सत्ता में है। हाँ, अभी मैं असली बात क्या है आपका प्रश्न इसलिए, क्योंकि असली बात यह है कि वो क्षयोक्षम किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस समय ये स्थिति हुई, फिर अगले समय फिर क्षयोक्षम है तो अगले समय भी ये स्थिति होगी, फिर उसके अगले अच्छा, समय हर भी ये समय। हाँ, जिस समय क्षयोक्षम होगा, तो अब जैसे ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हर समय चल रहा है, तो हर समय यही स्थिति बनेगी कि वर्तमान कालीन इस समय जो स्पर्धक आने वाले हैं उनका उदयाभावी क्षय, भविष्य में जो स्पर्धक आने वाले हैं उनका सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो क्योंकि हमेशा रहता है, तो इस रूप में उसकी स्थिति बनती रहती है। अभी मोहनीय कर्म का शिवक्षम हर समय नहीं होता है, तो वो जिस समय होगा उस समय उसमें मोहनी के हिसाब से जितनी देर के लिए होता है, शिवक्षम समित का टाइम बड़ा भी है, 66 सागर तक भी रहता है, उतनी देर के लिए वैसा स्थिति बनेगी।
अच्छा, एक मैं संजीव जी गोधा का भी आज प्रवचन सुन रही थी, तो वो बोले कि जैसे पहले जैसे भाव कर्म, पता नहीं मेरे समझ में कम आया, भाव कर्म और द्रव्य कर्म होता है ना, तो बोले बोले द्रव्य कर्म पहले आते हैं फिर भाव बनते हैं, इस तरह कुछ मेरे को जो समझ में आया उनकी बात। वो क्या है, ऐसे तो दोनों ही अनादि से है, लेकिन मोक्षण प्रकाशक में दूसरे अधिकार में कहा है कि पहले हाँ। यदि हम द्रव्य कर्म को नहीं मानेंगे और बिना हाँ। द्रव्य कर्म के ही भाव कर्म को मान लेंगे तो वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए द्रव्य कर्म की मतलब अनादिता सिद्ध की है। द्रव्य कर्म से के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, ऐसा। ये दूसरा अधिकार पढ़ना आप मोक्षण प्रकाशक का। अब आप मतलब कौन से प्रकरण में था उनका प्रवचन, वो रेफरेंस के साथ? हाँ वही, वो मोक्षा प्रकाशक का ही मैं हाँ, तो सुन रही थी वो उनका। दूसरे अधिकार में वो, क्योंकि यदि भाव कर्म को पहले मान लिया जाएगा बिना द्रव्य कर्म के, तो भाव कर्म जीव का स्वभाव हो जाएगा। तो भाव कर्म जीव का स्वभाव नहीं है, वो औपाधिक भाव है, कर्म के निमित्त से हुआ है। इसलिए पहले कर्म को मानना पड़ेगा कि कर्म पहले है, और फिर यद्यपि दोनों ही अनादि से ही हैं, लेकिन फिर भी यदि हम सिद्ध करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? अगर रागादि भाव को बिना द्रव्य कर्म के होना मान लिया जाएगा तो वो स्वभाव हो जाएगा। इसलिए पहले द्रव्य कर्म, ऐसा यहाँ मोक्षण प्रकार। अब आप दूसरा अधिकार पढ़ना ग्रंथ में तो आपको समझ में आएगा। मैंने 5-6 प्रवचन अभी 2-3 दिन में लगातार मोक्ष प्रकाशक के सुने थे उनके भी। हाँ, तो ग्रंथ से देख के, अगर आपने ग्रंथ लेके नहीं बैठे होंगे तो वो इसलिए वो दिक्कत हुई होगी। ग्रंथ लेके बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा। बोलिए भारती आंटी। ये मैं पूछ रही थी, जैसे क्षयोपशम लब्धि जब होती है तो जो सब कर्मों का क्षयोपशम होता होगा ना, एक पर्टिकुलर कर्म का थोड़ा ना, सब कर्मों का ना? हाँ, सबका मतलब जिसका पॉसिबल है। हाँ मतलब वही घातिया कर्मों में तो क्षयोपशम पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, और अभी आपने बोला ना मोहनी, एक पर्टिकुलर कर्म का। मैं तो उनको समझाने के लिए कि भी जिसका अपन देख रहे हैं ना, ज्ञाना वर्ण का क्षयोपशम देख रहे हैं, तो उसकी बात, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा था कि बाद वालों का क्या होगा, तो वो क्षयोपशम, अभी अपन इस समय इस कर्म का क्षयोपशम है तो इस समय क्या पोजीशन है, फिर अगले समय क्षयोपशम है तो अगले समय क्या पोजीशन है, ऐसे। और यहाँ क्षयोपशम लब्धि में ज्ञाना वर्णादि कहा है, तो उसमें भी मैंने बात की थी, ज्ञाना वर्ण दर्शन अंतराय, ये तीन का ही बनेगा। मोहिनी का क्षयोपशम हो जाएगा तो सम्यक्ति हो जाएगा, फिर तो लब्धि की जरूरत ही कहाँ है। हाँ नहीं, पर जब ये लब्धि हमें जब प्राप्त होगी उस समय तीनों जो घातिया कर्म है, जो तीनों, उनका तीनों का क्षयोपशम होगा। हाँ, क्षयोपशम तो हर समय है ही। संसारी जीव इन तीन कर्मों के क्षयोपशम के बिना होते ही नहीं है कोई भी जीव। यदि सर्वथा ही इनका उदय हो जाए तो जीव कहाँ रहे, जड़ हो जाए वो। इसलिए ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय, इन तीनों का क्षयोपशम प्रत्येक संसारी जीव को पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता ही है। लेकिन क्षयोपशम तो है, पर क्षयोपशम लब्धि, लब्धि किसको होगी कि वो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिसके कारण तत्व विचार कर सके, तत्व विचार करने की उसको बुद्धि आए, ये उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। अभी देखिए कर्मों की तरफ से इसकी परिभाषा, जो द्रव्य संग्रह की जिनके पास है उनके पास नोट्स होंगे, ये कि ज्ञानावर्णादि समस्त जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियां, क्षयोपशम लब्धि की अब अपनी जैसे कहें भाव पर परिभाषा तो ये है कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे कि तत्व विचार कर सके। अब ये कर्णानुयोग की परिभाषा क्षयोपशम लब्धि की, कि अप्रशस्त प्रकृतियों की, समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की शक्ति यानी अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना हीन होता हुआ, घटता हुआ उदय में आए, जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं और उन पाप प्रकृतियों का अनुभाग, उनके फल देने की शक्ति हर समय, इस समय जितना पहले समय में 7:19 पे जितना अनुभाग आया, अभी 1 मिनट को एक समय मानो, तो 7:20 पे उससे कम, फिर 7:21 पे उससे भी कम, फिर 22 मिनट पे और भी कम, प्रति समय। और कितना कम, अनंत अनंत गुनाहीन ऐसा होकर उदय में आए उस समय, ये यानी अनुभाग इतना कम हो रहा है ना पाप प्रकृतियों का, तब जाके जीव को तत्व विचार करने की बुद्धि, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में तो खुद के पुरुषार्थ की बात है, खुद वो लगे कि मुझे करना है, लेकिन वो निमित्त में उस समय क्या होगा कि वो जो कर्म है, जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उधर उनका अनुभाग मंद पड़ेगा, तब जीव को ऐसा भाव आएगा। जीव को ऐसा भाव आ रहा है तो इन सब पाप प्रकृतियों का अनुभाग मंद पड़ रहा है,
ज्ञानावरणादि तीनों तो है ही है, इसके अलावा भी और भी जो भी पाप प्रकृतियां हैं उनका भी अनुभाग मंद पड़ता है। देखो अपने बहुत जोर का सिर दुख रहा हो, बहुत जोर का सिर दुख रहा है, तो फिर ना ये भी नहीं सुहाती है। और सिर दर्द वाले आदमी को कहो कि तुम तो ये करो तत्व विचार, तो कोई वो बहुत गहरा अभ्यासी हो, पहले का हो, तब वो बात अलग है। लेकिन अभी नया नया लब्धि प्राप्ति की बात चल रही है और उसको उस समय कहो, नहीं, फिर नहीं कर सकता है। और भी जो पाप प्रकृति, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है, फिर कहे तुम तो तत्व विचार करो, तो नहीं कर पाएगा। नहीं, जो और भी जो पाप प्रकृतियां हैं, एक आध दो उदाहरण है, बहुत तेज नींद आ रही है, पाप प्रकृति है ना, निद्रा भी। तो ऐसे में नहीं, जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, और अपन ने अभी समझ लो नाम कर्म की और भी जो भी पढ़ी है, तो उनके अनुभाग जब मंद होंगे तभी, यद्यपि शरीर से संबंधित प्रकृतियों का उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई खास बात नहीं है उसमें, लेकिन स्थूल रूप से वो पाप प्रकृतियों के अनुभाग जब मंद पड़ते हैं, तब जाके जीव को ये शिवोपशम लब्धि की प्राप्ति कही जाती है। उस समय वो शिवोपशम लब्धि कही जाती है। देखिए अब आगे बढ़े अपन शिवोपशम की बात से विशुद्धि लब्धि। कुछ बोलना है पारुल? भाभी आप परिभाषा लिखवा रहे थे ना? ये वाली, अच्छा। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति, अप्रशस्त प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, भाभी रिपीट इस- करिएगा। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की शक्ति ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता क्रम रूप से, नहीं, अप्रशस्त प्रकृति की कर्म शक्ति, फिर से बोल रही हूँ, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता क्रम रूप, अनंत गुना घटता क्रम रूप उदय में आने लगे, भाभी कर्म रूप, कर्म रूप ने क्रम, अनंत गुना घटता क्रम रूप, अनंत गुना घटता क्रम रूप उदय में आने लगे, उस काल में शयोपशम लब्धि होती है। उस काल में शयोपशम लब्धि होती है। वो पहले वाली परिभाषा कम समझ में आई तो ये वाली याद कर सकते। पहले वाली कौन सी? वर्तमान कालीन? हाँ, वो समझ में नहीं आई बिल्कुल वो भी। परिभाषा है शयोपशम की। अच्छा, ये परिभाषा है शयोपशम लब्धि की।
एक बार प्लीज, वो थोड़ा सा वाकई में बहुत ऊपर से निकल गया, वो कम समझ में आया। चाहे तो आप कल बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप और एक बार बोलिए ना, नहीं समझ में आया। फिर से रिपीट कल कर दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है नहीं आज नहीं, का कल आगे क्यों, अभी तो चल रहा है प्रकरण, फिर अपन विशुद्धि पे हाँ। पहुंच जाएंगे आगे। एक्चुअल में इस नहीं समझ में परिभाषा आया। को एक बार और बोल दो, मैं मिला लूं थोड़ा सा। ठीक है। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता क्रम रूप उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोक्षम लब्धि होती है। ये है क्षयोक्षम लब्धि का स्वरूप। और वो जो कल परसों अपन ने पढ़ा था वो था क्षयोक्षम। क्षयोक्षम किसे कहते हैं कि कर्मों में कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है। क्षय, उदय, उपशम, ये क्षय उपशम है। तो किनका क्षय है, किनका उपशम है, किनका उदय है, वो बताया उस परिभाषा में। कि वर्तमान कालीन, तीन शब्द है ना, क्षय, उपशम और उदय। तो क्षय किसका है, देखिए ये क्षयोपशम शब्द है, ये तीन शब्दों से मिलके बना है। क्षय, उपशम और उदय। तो क्षय किसका है, क्षय का मतलब है उदयाभावी क्षय। क्षय का अर्थ क्या है, उदयाभावी क्षय। उपशम का मतलब क्या है, सद अवस्था रूप उपशम। और उदय मतलब उदय, ठीक है ना। तो ये तो शॉर्ट शब्द है, क्षय, उपशम, उदय। लेकिन क्षय का मतलब है उदयाभावी क्षय, उपशम का मतलब है सद अवस्था रूप उपशम, और उदय का मतलब उदय। ये मैंने भेजे थे, आप लोगों ने देखे नोट्स क्षय उपशम वाले? 6 पेज की पीडीएफ थी। कुछ भी समझ नहीं आया? समझा तो दिया था। देखिए ये तीन चीजें हैं। अब क्षय किसका है, क्षय किसका भी उदयाभावी को छोड़ दो। क्षय किसका है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। या क्षय किसका है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। उपशम किसका है, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। ठीक है। और उदय किसका है, उदय है देशघाती का, या वर्तमान कालीन लगा लो तो क्लियर हो जाता है, वर्तमान कालीन देशघाती का। दो तरह के स्पर्धक हैं, एक सर्वघाती है, एक देशघाती है। देशघाती प्रकृतियों में ये तो अर्थ तो समझ में आया होगा ना, सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, तो समझ में आया। और प्रकृतियां सर्वघाती कौन सी है, देशघाती कौन सी है, ये तो आप कहो तो याद भी, मतलब रटनी जैसी है, या फिर समझ लो तो समझ में भी आ जाए, समझ के याद कर सकते हैं। तो प्रकृतियां हैं। जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें दो टाइप के स्पर्धक हैं। तो दो टाइप के स्पर्धकों में ये स्थिति उसमें बन जाती है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें से जो वर्तमान कालीन है उनका तो हो जाए क्षय, जो भविष्यकालीन है उनका हो जाए उपशम, और खाली अब वर्तमान कालीन क्या बचे, देशघाती बचे। वर्तमान में देखो ये सब, ये वर्तमान कालीन का मतलब क्या है कि वर्तमान एक पर्टिकुलर टाइम पे क्षयोपशम दिखा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है इस समय, हमारे को क्षयोपशम है ज्ञानावरण का, तो क्या है उसमें कि वो मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वर्तमान कालीन, उनका उदयाभावी क्षय हो रहा है। और भविष्य में आने योग्य जो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक थे उनका हो गया है उपशम। अब फिर अभी क्या है कि खाली वर्तमान कालीन देशघाती मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है, और देशघाती स्पर्धक हैं वो मति ज्ञान का पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, इसलिए हमको मति ज्ञान है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानावरण में, शुद्ध ज्ञानावरण के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, शुद्ध ज्ञानावरण के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम है, और शुद्ध ज्ञानावरण के
वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से, क्योंकि वो देशघाती स्पर्धक शुद्ध ज्ञान का पूरा घात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान प्रकट है। अब अवधि ज्ञान में क्या है? अवधि ज्ञान प्रकृति कौन सी है? अवधि ज्ञान नहीं, सॉरी, अवधि ज्ञानावरण सर्वघाती है कि देशघाती है? देशघाती प्रकृति है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय आ रहा है। अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, लेकिन वर्तमान में हमारे क्या हो रहा है कि उसके वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है। तो अब दूसरे उदय की तो बात ही नहीं है, इसलिए शिवोपशम बनेगा नहीं। और जब कभी अवधि ज्ञान होगा तो क्या होगा कि वही अवधि ज्ञानावरण के वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होगा, उदयाभाविक क्षय, और अवधि ज्ञानावरण के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम हो जाएगा, और अवधि ज्ञानावरण के वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। तो देशघाती स्पर्धक होंगे तो पूरी तरह से अवधि ज्ञान का घात नहीं कर पाएंगे, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये ऐसा ये क्षयोपशम है। ये क्षयोपशम तो रहेगा इस तरह से, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में और अंतराय में हर समय ये चल रहा है, ये हो रहा है, तब तो क्षयोपशम है। लेकिन क्षयोपशम लब्धि और समय नहीं है। बोलिए भारती आंटी। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा जिस जिस विषय में, फिर उसका क्षयोपशम होते जाएगा। हाँ, उसके मतलब समझ लीजिए कि उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का वही उदयाभाविक क्षय, सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आ रहे, और जिस संबंधी ज्ञान नहीं है उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहे हैं, ऐसा। पर हमारा ज्ञान कितना बढ़ेगा वो भी तो। बोलिए पर। भाभी, तो क्षयोपशम लब्धि भी मोनीय कर्म के लिए नहीं है? नहीं, और क्षयोपशम लब्धि में जीव काफी टाइम तक रह सकता है, मतलब कई भव तक भी रह सकता है? नहीं नहीं, एक्चुअल में तो ये जो लब्धियां है ना, ये अंतर्मूर्त, अभी ये जो परिभाषा अपन ने कर्म वाली देखी है ना, कि समय समय प्रति अनंत गुणाहीन होकर उदय में आए अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, तो ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ये अंतर्मूर्त के लिए ही होता है। इसलिए ये लब्धियां है ना, एक्चुअल में लब्धियां वो अंतर्मूर्त काल के लिए होती हैं। और वास्तव में अपन ये कहते हैं कि अभव्य प्रायोग्य लब्धि तक चला जाता है, प्रायोगिक लब्धि अभव्य को भी हो जाती है। लेकिन मतलब एक कथन की दूसरी अपेक्षा ऐसी भी है कि लब्धि कहीं उसको जाएगी कि जिसको सम्यक तो हो जाए, अदरवाइज लब्धि है कहाँ, उसको प्राप्ति कहाँ हो रही है, कुछ लब्धि ही नहीं है उसके लिए तो वास्तव में। तो ये नयों की अपेक्षा का फर्क है, निश्चय से कहो, व्यवहार से कहो, ऐसा। तो वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक ये व्यवहार लब्धियां हैं। जैसे जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक जो भी हम कर रहे हैं काम, वो इस उपचार से, व्यवहार से उनको कहा जाता है कि ये धर्म है। लेकिन वास्तविक व्यवहार भी कब होता है कि सम्यक दर्शन हो जाए, तब वास्तविक व्यवहार, पूजा पाठ, दया दान, ये जो कहा जाता है उसको व्यवहार से धर्म तब कहा जाता है। ऐसे ही वास्तविक लब्धि किसको कही जाती है कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाए उसको वास्तव में लब्धि है, और जिसको सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, तो उसको लब्धि कहाँ हुई। ये निश्चय का कथन है। और व्यवहार से ये जो तत्व विचार चल रहा है, शुद्धि हुई है, देशना सुनी है, चिंतन मनन चल रहा है, ये व्यवहार से लब्धियां कही जाती है। तो इस तरह से लब्धि थोड़ा लंबे समय तक भी रहेगी व्यवहार वाली, लेकिन वास्तव में वो अंतर्मूर्त काल के लिए ये काम होता है। बोलिए भारती आंटी। मतलब जैसे अगर मान लीजिए क्षयोपशम लब्धि हुई तो उसमें कैसा महसूस, मतलब कैसे, क्या हम लोग फील करते हैं इसे? उसमें अपने को, मतलब अपने को फील की यही कि हमको ये विचार, तत्व विचार करने का जो हमारा मन बन रहा है ना, हमारे उपयोग लग रहा है उसमें, यही बस, यही बाहर से यही समझ में आएगा, यही पहचान कि हम तत्व विचार कर रहे हैं या हमारा दिमाग उसमें चल रहा है, मतलब करना चाहते हैं, वो विशुद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमारी समझ में आ रहा है, क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी या क्षयोपशम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, घुसेगी नहीं बात अंदर। और विशुद्धि नहीं होगी तो समझने के लिए नहीं आएगा, समझने नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, क्षयोपशम नहीं होगा तो। और विशुद्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। बोलो पारुल। भाभी, तो जो मतलब निश्चय से लब्धियां जो होती हैं वो सम्यक दर्शन से अंतर्मुख पहले ही होती हैं। हाँ,
और फटाफट तीनों चारों के सम्यक दर्शन हो जाता है। और हम्म, बाकी अपन जो भी क्रिया वगैरह कर रहे हैं वो अपन नाम दे दें, व्यवहार पर वो लब्धियां नहीं हो, मतलब वो सिर्फ नहीं, अपने व्यवहार से पुरुषार्थ उनको कहते हैं, निषेध नहीं है, व्यवहार से उनको कहते हैं, लेकिन निश्चय ऐसे देखा जाएगा तो लब्धि तो तभी कही जाएगी जब सम्यक दर्शन हो गया, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तभी लब्धि कही जाएगी। बस वही वाली बात है, जैसे पिता कब कहा जाएगा, पिता कब है, पहले है कि बाद में, कि जब बेटे का जन्म होगा, पुत्र उत्पत्ति होगी, तभी तभी वो पिता हुआ है, लेकिन है वो पहले से, पर कहा कब जाएगा कि जब पुत्र पैदा होगा तब, उस तरह की बात। मतलब लब्धियों में छूटना नहीं होता, कि जैसे अपने को होता है ना ये प्राप्त होके सम्यक दर्शन जैसे प्राप्त होके छूट गया, ऐसे लब्धियों में नहीं होता। हाँ, वास्तव में निश्चय वाली में और नहीं, तो एक वो बार व्यवहार लब्धियां तो प्रायोगिक लब्धि तक तो हो के छूटती है, व्यवहार से देखा जाए तो वो अपने को भी होके छूट गई हो और अभव्य को तो होके छूटती ही है, वो व्यवहार से कहा जाता है। और ये जो मतलब मैं क्या पूछ रही थी, भूल गई कोई बात नहीं, चलो। ज्ञानावर्णादि जितनी भी यानी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग देखो, जो सामान्य जो शिवक्षम होगा ना, सामान्य शिवक्षम में तो देशघाती का उदय, जितना उदय है उतना उदय आ रहा है, देशघाती प्रकृति का जितना अनुभाग है उतना उदय आ रहा है सामान्य शिवक्षम में तो, लेकिन शिवक्षम लब्धि में उस देशघाती का उदय भी कम 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 होता हुआ उदय में आ रहा है। उदय मतलब अनुभाग, अनुभाग की बात है, अनुभाग यानी उसका फल, वो कम कम होता हुआ आ रहा है। तो ये जो स्थिति बनती है ये अंतर्मुख के लिए ऐसी बनती है, और उस समय वो कड़े विचार अपने साथ यानी ऐसा होता है कभी कभी कि कभी कभी बहुत अच्छा विचार चिंतन कुछ गहराई में चले जाते हैं, और फिर अपन सोचो कि कल जैसी गहराई और जो विचार आए थे आज भी आ जाएं, तो नहीं आ पाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, वास्तव में तो अपने उपयोग की स्थिरता या अस्थिरता वही है वास्तव में उपादान से तो, लेकिन अंतरंग निमित्त में देखा जाए तो उस समय वो कर्मों का अनुभाग कुछ मंद पड़ा होगा, तो अपना उपयोग गहराई में चला गया, और आज हम चाह रहे हैं तो आज वो अनुभाग तीव्र है, नहीं हो पा रहे। अंतरंग में तो अपने पुरुषार्थ, क्योंकि अपन ने राग द्वेष अंदर चलाए हैं तो उपयोग उधर जा रहा है, इधर नहीं लग रहा है, वास्तव में तो वही है, लेकिन कर्मों की तरफ से देखें तो ऐसा ये कर्मों में इस तरह की स्थिति होती है। अभी समय तो ज्यादा नहीं बचा, लेकिन चालू तो कर लें अपन विशुद्धि को, क्या करें। और प्रश्न तो नहीं किसी का? कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, खुलासा हो जाता है, वही विषय क्लियर हो जाता है पार्वी प्रश्न? नहीं तो क्लियर हो जाती है बात, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति बोलो। तो जैसे अपन स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं तो ये तत्व विचार में नहीं आएगा, इसके आगे का स्टेप आएगा तत्व विचार में। अगर खाली पढ़ रहे हैं, मतलब आया आंख से पढ़ रहे हैं या कान से सुन रहे हैं, तो वो तो वाचना के अंतर्गत ही हुआ, पर विचार में चिंतन चले, तत्व विचार करे, विचार में उसी रूप से हे उपादेय रूप से कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों करना है, ऐसा क्यों कहा है। तो अपन खाली पढ़ते नहीं है आंख से, अपन कान से सुनते भी नहीं, इतनी देर हो गई अपने प्रश्न, ये प्रश्न जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, तब तो प्रश्न आ रहे हैं ना। विचार नहीं करेंगे तो ठीक है, सुनते जा रहे हैं, आप सुनाए जाओ, सुने जा रहे हैं। तो ये विचार होता है, विचार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस वो है कि इतना सा करके ही छोड़ दिया, और गहराई में उसको जाएं, और असली जो तत्व है अपने स्वरूप का निर्णय वाला, मेन तो जीवादि ये जो कोर्स बताया है ना उससे रिलेटेड होना चाहिए। अपन और दूसरी बातों में कि वो नरक में ये वाली आयु कितनी है, उस नरक में आयु कितनी है, ये अगर ये चल रहा है तो वो अशुभ भाव तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ निर्णय में कार्यकारी नहीं होगा। यहाँ तो जो सात तत्व संबंधी हे उपादेय संबंधी वो विचार चले, तब वो तत्व निर्णय में कार्यकारी हो। बोलिए भारती आंटी। अभी जैसे आपसे अपने जो स्वाध्याय कर रहे हैं या जैसे सुनते हैं तो वो देशना में देशना नहीं है, वो
देशना लब्धि के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु की देशना, वो देशना में काम देगी। और अगर एक बार सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु की देशना मिल गई है और उस समय काम नहीं हुआ, तो फिर बाद में किसी अज्ञानी के निमित्त से भी वही बात, क्योंकि अज्ञानी भी यदि शास्त्राधार से कहता है तो वो बात वही होती है, वो अपने मन की नहीं कह रहा, शास्त्रों के आधार से कह रहा है, तो वो काम दे जाती है। वो फिर उसमें वो, क्योंकि वो एक बार मिली हुई है तो उससे वो उसका कनेक्शन हो जाता है। एक बार तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु की देशना का मतलब उपदेश उसी का कहा जाएगा, मिथ्या दृष्टि का उपदेश देशना नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु की देशना ही देशना लब्धि में निमित्त बनती है। तो जैसे हम गुरुदेव का सुनते हैं तो गुरुदेव तो सम्यक हाँ। दृष्टि से, हाँ। और उनको रूबरू ऐसे नहीं करा, लेकिन ऐसे सुनने में भी ठीक है? नहीं, वो वही होना चाहिए, वो तो सब नहीं, ऑडियो। मैंने उनका सुना है, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी। वो यानी ऐसा हो सकता है ना, मतलब अपन ने सुना हो तब ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन बाद में अगर इतना भी ध्यान में आता है कि ऐसा कुछ कहा गया था और अब समझ में आ रहा है, तो वो काम दे सकता है। और खाली इस भाव की बात नहीं, पिछले भावों में कभी ना कभी सुना ही होगा, ये क्योंकि हो उनको सकता बचपन में तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन उस समय एक शब्द भी नहीं समझ में आता था। है। अभी अपन ये नहीं सोचे कि अभी वर्तमान में कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने को नहीं मिल रहे हैं तो अपना बेकार है। अगर अपने को अभी ये भी मिल रहा है पढ़ने को, सुनने को, और उपयोग अपना लग रहा है विचार करने में, इसका मतलब है पहले कभी ना कभी मिली होगी। हम तो पुरुषार्थ करें, अभी नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हम अपनी कसर क्यों छोड़ें, हम तो काम करें, होगा सही वह प्राप्ति, क्यों न होगा प्राप्ति, होगी। यदि हमारी सच्ची लगन है, सच्चा हमको अंदर से उत्साह है, तो वो होगा। फिर नहीं होगा तो वो निमित्त आकाश से उतर के आ जाएंगे। निमित्त की चिंता में हमको व्यग्र नहीं होना है। ये तो देशना तो निमित्त है, कहीं ना कहीं से मिली जाती है, कि उपादान में तैयारी है तो मिल ही जाते हैं निमित्त। बोलो पाल। भाभी मैं ये पूछ रही थी, जब सम्यक दर्शन मतलब एक बार होके छूट गया, दोबारा हो रहा है, तब भी ये पांचों लब्धियां होंगी? नहीं, ये प्रथमोपशम सम्यक के पहले, ये मैंने उस दिन भी कहा था, ये 5 लब्धियां प्रथमोपशम सम्यक के पहले होने का नियम है। विषयोपशम सम्यक तो प्रथमोपशम पूर्वक होता है, मतलब पहले हो ही चुका है, इसलिए फिर दोबारा इन 5 लब्धियों की जरूरत नहीं है। लब्धियों की जरूरत नहीं है, केवल करण परिणामों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी अभी अपन आगे करण लब्धि की बात करेंगे ना, तब उसमें बात करेंगे कि शिवोपशम सम्यक में वो भी तीनों करण की भी जरूरत नहीं है, 2 करण में ही काम हो जाता है, ऐसा है। और एक और ये मतलब कंफर्म करना था, मतलब जैसे ये शिवोपशम में जो तत्व विचार करना है, तो ये जो पहले बोला था पंडित जी ने, अभिप्राय तक पहुंचना पड़ेगा, तब वो लब्धि आएगी ना? तब विचार जो कर रहे हैं वो अभिप्राय में आना चाहिए ना अपने? हाँ, नहीं अभी तो विचार मतलब ये जो पूरा इस तरह का प्रोसेस दिया है ना, अभिप्राय तक तो जाएगा, तब तो वो सम्यक दर्शन तक पहुंच रहा है। अभी तो ये केवल कि मैं अपने बारे में जानूं, समझूं, ऐसी जिज्ञासा है, ऐसी बुद्धि, और वो सोच रहा है कि मैं सुख के कारण दुख के कारण को खोजूं। इस प्रक्रिया में जो यानी जिसकी बुद्धि लग रही है, उसका नाम है वितत्व विचार। इन लोगों को जरूरत ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है जानने की, कि ये जो दिख रहा है वही तो मैं हूँ, अपना इसके अलावा और कोई स्वरूप हो सकता है, ये विचार ही नहीं आता है। ये विचार आए कि मैं हूँ कौन वास्तव में, इस तरफ उद्यमी हूँ, तो ये तत्व विचार है अभी इस इनिशियल स्टेज पे, कि अपने बारे में नहीं। सारी दुनिया में आप देखो, दुनिया के अपन भी मान के क्या बैठे होते हैं, कौन हूं मैं, कि ये जो दिख रहा है जो ये तो मैं हूँ, ये आंखों से दिख रहा है साफ साफ ये हूँ मैं। तो ये सोचने की किसी को जरूरत पड़ती है कि मैं कौन हूँ। सुख के कारण दुख के कारण बाहर दिख रहे हैं, इनके कारण गर्मी के कारण दुखी हूँ, सर्दी के कारण दुखी हूँ, गर्मी के कारण सुखी हूँ, सर्दी के कारण सुखी हूँ, बाहर में दिख रहे हैं। असली दुख के सुख के कारण है क्या, वो समझ में ही नहीं आता है। तो इस दिशा में जिसका प्रयास लग रहा है वो तत्व विचार के लिए उद्यम है। बोलिए रेणु जी, अनम्यूट करिए,
अनम्यूट करिए। मैं बोली या तो थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा ये है टॉपिक, थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, बहुत शॉर्ट पड़ता है, शुरू नहीं होता उसके पहले खत्म हो जाता है। तो या तो थोड़ा जल्दी शुरू कर लीजिए, अरे अगर नहीं, आपको बात के लिए थोड़ा सा जैसा था 5 मिनट और ले लें, फिर वो तो और तो हो ही क्योंकि जाता है, कभी मतलब कभी 7:50 तो हो ही जाते हैं। नहीं, वैसे आज के लिए नहीं बोल रही हूँ पर्टिकुलर, मतलब ऐसे ही हाँ बोल रही हूँ जनरल वे से। मतलब इतना अच्छा लग रहा है वो, मतलब सबके इतने कंफ्यूजन भी रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो उनको ही करते करते हो जाता है ये। कोई बात नहीं, वो तो अब वो क्या है, अगर ऑफलाइन भी करेंगे तब भी, बल्कि मैं तो सोचूं ऑफलाइन करेंगे तो कहीं 7:15 का टाइम करना पड़े, पूरा तो 8 बजे ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां प्रवचन चालू हो जाते हैं ना। तो फिर बस ये है कि यहाँ पे 5-7 मिनट जल्दी करना पड़ता है, वहां तुरंत इधर से छूटो तो उधर जाके बैठ जाओ, इतना सब है बस। 6:30 से नहीं कर सकते हो क्या इसको? 6:30 नहीं? नहीं नहीं, अभी तो मेरे को वहां स्मारक पहुंचना ही मुश्किल पड़ अरे रहा है 7 यहाँ बजे। पे यहाँ का दिन रहता है, यहाँ पे वो लोग आसाम में रात हो जाती है एक्चुअल में। हाँ, उनके यहाँ ये बात भी सही है, यहाँ दिन भी रहता है और कोई चक्कर है। बेला भाभी आप जानते हो ना मेरे को, बेला जी सॉरी। मैंने तो मैसेज किया था ना, आपने मेरे को जवाब ही नहीं दिया था, मैं आपको पहचान गई एक्चुअल में। नहीं नहीं, मैं देखी नहीं। अच्छा। हाँ, तो अभी यही पूरा करते हैं अपन, अभी शुद्धि की चर्चा कल करेंगे, और अगर अभी शिवोपम के संबंध में और भी प्रश्न है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए एक बार विषय थोड़ा। बिला अभी आप देखना, और वो उदया भाविक शेयर उसको पढ़ना 2-3 बार, मेरे हिसाब से उसको पढ़ने से आपको समझ में आना चाहिए। 8वें अध्याय में पढ़ाया था, उसमें पहले कल नहीं होगा समझ में पूरा आया जी था। ने। अपने तो चल चुका है पहले भी, क्लास में भी वहां भी चल चुका है। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।